आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी वीडियो से जो लूट की तस्वीरें हैं। भरी दोपहर में 4 हथियारबंद लुटेरे ज्वेलरी की एक दुकान में घुसे और उसके बाद हवा में फायरिंग करने लगे। फायरिंग से डर से जब लोग सहमे तो सब एक कोने में हो गए और उसके बाद लुटेरे लूट की इस वारदात को अंजाम देते रहे। वारदात के दौरान लुटेरों ने दुकान के मालिक को भी गोली मार दी। दुकान के मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लूट की ये तस्वीरें आप देखिए, ये कोई फिल्म की तस्वीरें नहीं हैं, ये असल जिंदगी की तस्वीर है। नागपुर की ये तस्वीर जहां पर इस ज्वेलर को गोली मार दिया गया। और आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वन बेल्ट वन रोड, ये है चीन का नया मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिससे चीन पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करना चाहता है और इसका रास्ता बड़ा कारगर निकाला है चीन ने। आर्थिक रास्ते के जरिए वो सामरिक ताकत को हासिल कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड, एक ऐसी सड़क के निर्माण करने की बात कही जा रही है जिसके जरिए चीन को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में चीन दरअसल ये साबित करना चाहता है कि वो आज के तथाकथित तौर पर सभी सुपर पावर यानी कि रूस और अमेरिका से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो तकरीबन 80 देशों में पैसे ठूंस सकता है। यह बात अलग है कि भारत ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और यह बात चीन के गले के नीचे उतर नहीं रही है। एक तरफ जाम उठाते शी जिनपिंग और दूसरी तरफ पियानो पर अपना हुनर दिखाते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड के लिए बेल्ट रोड फोरम में चीन ने यह दिखाने की पुरजोर कोशिश की कि पूरी दुनिया चीन के इस ब्लूप्रिंट पर सहमति जता रही है। इस समिट में रूस और अमेरिका समेत दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने हिस्सा लिया। दक्षिण एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के प्रतिनिधि भी बेल्ट रोड फोरम का हिस्सा बने। लेकिन भारत ने इस समिट में हिस्सा लेने से सिरे से इनकार कर दिया था। भारत ने साफ कहा था कि चीन के इस प्रोजेक्ट से भारत समेत दूसरे क्षेत्रों की क्षेत्रीय संप्रभुता को खतरा है। साथ ही भारत ने यह भी कहा था कि किसी भी किस्म के बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो दूसरे देशों के हितों को नुकसान न पहुंचाए। The CPC violates India's sovereignty, integrity, and is a huge security threat to India. Hence, there is no way that India can ignore the essence behind it. Secondly, the CPC is being configured in a manner that the major gainer, I will say to 60 to 70% will be that China. सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में बैठे सामरिक मामलों के जानकारों ने भी यही माना कि जैसा CPC के जरिए चीन ने पाकिस्तान के साथ किया, वही OBOR के जरिए दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के साथ करना चाहता है चीन। I fail to see how CPEC could benefit the indigenous Baluchistani people whatsoever. It will benefit the Praetorian Punjabi army that runs Pakistan, and it will benefit China. वहीं इन आरोपों पर चीन ने भी जवाब दिया। भारत के बहिष्कार पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह तो कहा कि चीन के निशाने पर किसी देश की संप्रभुता नहीं है, लेकिन साथ ही भारत को भी धमकाया है। चीन के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि अगर भारत आने वाले वक्त में OBOR का हिस्सा बनना चाहेगा तो उसकी भूमिका छोटी होगी। चीन अपना दांव चल चुका है। आकर्षण पैसे और तरक्की का है तो साथ भी मिलता नजर आ रहा है। अब भारत को यह देखना है कि कम से कम दक्षिण एशिया में वो किस तरह चीन के इस विस्तारवादी कदम की काट निकालता है। टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान का विरोध क्या है, यह हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आपको हम बताना चाहते हैं कि चीन की रणनीति क्या है। वन बेल्ट वन रोड, इसका मतलब क्या है? दरअसल इसके 5 हिस्से हैं जो एक के बाद एक अभी आपके सामने हम ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, चीन दरअसल अपने देश से दूसरे देशों तक कैसे पहुंचना चाहता है। चीन सड़क के रास्ते रूस से ईरान और ईरान से समुद्र के रास्ते इराक और उसके साथ साथ तुर्की होते हुए पूरे यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, जिसे वो सिल्क रूट के तौर पर प्रदर्शित कर रहा है। आइए जरा आपको हम दूसरा रूट दिखाना चाहते हैं कि चीन इसे कैसे आगे लेकर जाना चाहता है। चीन एक और रूट स्थापित करना चाहता है, इराक, ओमान, पाकिस्तान और उसके बाद भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अंततः दक्षिणी चीन सागर। ये एक और जरिया है जहां पर समुद्र और जमीन के रास्ते
चीन अपने आप को दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसका तीसरा रूट जरा आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। अभी तक जो हमने आपको रूट दिखाया था, जरा उसको देखिए। चीन अपने राज्य से, अपने देश से मंगोलिया, उसके बाद रूस से पूर्वी यूरोप, रोमानिया, और रोमानिया से पोलैंड, जो कि अर्स्टवाइल सोवियत एम्पायर के हिस्सा माना जाता था, यानी कि पूरे यूरोप तक सड़क के रास्ते वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि रूस सिर्फ यूरोप पर ही और एशिया पर ही अपना आधिपत्य जमाना चाहता है? तो ऐसा नहीं है। आइए चौथे मैप के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस फ्रांस और इंग्लैंड तक पहुंच रहा है, तुर्की के रास्ते ग्रीस, और ग्रीस से फ्रांस, और फ्रांस से इंग्लैंड जाने का रास्ता, जहां पर इंग्लैंड से लेकर चीन के पूर्वी प्रोविंस तक ट्रेन के रास्ते बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ इराक से उत्तरी अफ्रीका तक एक रोड और समुद्र का यह रास्ता। अब आप जरा समझ जाइए कि चीन की यह विस्तारवादी नीति क्या है। वन बेल्ट वन रोड दरअसल सिर्फ चीन और दुनिया को जोड़ने का रास्ता नहीं है। यह दरअसल रास्ता है जिसके जरिए दुनिया भर का रॉ मटेरियल आप सीधे पहुंचाएंगे चीन में। और इसके वजह से ब्लूप्रिंट में इसमें लागत की बात कितनी आ रही है? तकरीबन 1400 अरब डॉलर का खर्च आएगा इसमें, जिसमें 300 अरब डॉलर विदेशी निवेशक इस सड़क परियोजना पर डालने जा रहे हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट अगले 35 साल में इसके खत्म करने की बात कही जा रही है। तमाम वो बैंक जो वित्तीय मदद दे रहे हैं वो है AIB, NDB, CIC और SCODB, और ये तमाम वो बैंक्स हैं जहां पर चीन का वर्चस्व काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर निकलता है चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है, उसे भी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा माना जाता है। और इससे यह कहा जा रहा है कि इन तमाम देशों को आर्थिक मदद चीन पहुंचाएगा, जिन देशों के जरिए उसका वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अब जरा आप सोचिए कि इसका मतलब क्या है। और हम आपके सामने अब यह बताने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान पहुंचता हुआ वन बेल्ट वन रोड जो कि ग्वादर पोर्ट तक पहुंचेगा, इसको लेकर कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक यही दावा किया था कि आजाद कश्मीर में उसका खुद का कोई दखल नहीं है, लेकिन आजाद कश्मीर में उसने चीन को पूरी आजादी दे रखी है, और चीन ने वहां विकास के नाम पर लोगों का दमन शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजिंग में चीन अपने इतिहास के सबसे बड़े प्लान यानी वन बेल्ट वन रोड की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित में स्थानीय लोग चीन की दूसरी बड़ी साजिश यानी CPEC के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल चीन से निकलकर CPEC के रूट की पहली मंजिल गिलगित और बाल्टिस्तान ही है, जहां से ये रूट आगे जाकर बलूचिस्तान से होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। POK के बाशिंदे CPEC को चीन और पाकिस्तान की इस इलाके में प्रभुत्व बढ़ाने की साजिश मानते हैं। गिलगित में हजारों की तादाद में लोग इसके विरोध में उतरे। इस प्रदर्शन में काराकोरम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बालवरिस्तान नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, गिलगित बाल्टिस्तान नेशनल मूवमेंट और बालवरिस्तान नेशनल फ्रंट के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि CPEC कोई व्यापारिक रूट नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाने का रास्ता है। गुलामी कैसे, ये भी समझ लीजिए। 1963 में पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत गिलगित और बाल्टिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों पर चीन के नाजायज कब्जे को मान्यता दे दी थी। हाल ही में खबरें आई थी कि पाकिस्तान गिलगित और बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत घोषित कर सकता है। इसी वजह से इन इलाकों के लोगों को डर है कि कहीं 5वां प्रांत घोषित करने के बाद पाकिस्तान के बहाने चीन इन इलाकों पर भी अपना प्रभुत्व न बढ़ा ले। पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे बलूच नेता भी इस आशंका को सही मानते हैं। China is doing only for their own interest, and what Pakistan is doing to make China happy is the interest of Pakistan. But in between the interest of Pakistan and in the interest of China, there is no interest, no benefit for the people of Balochistan. विरोध की इन आवाजों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट के राजनीतिकरण न करने की अपील की है। CPEC में चीन ने अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वन बेल्ट वन रोड की योजना भी इसी CPEC के सहारे है। चीन को डर है कि कहीं विरोध की आवाजें हथियार बंद हो गई तो उसका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने विधायकों को चाहते हैं कि हर जानकारी उनके पास उपलब्ध हो, जिसके जरिए वो जनता के इस तमाम सवालों का जवाब दे सकें। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि जीएसटी जैसे अहम मुद्दे पर जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, तो विधायक चाहे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों न हों, खास करके अगर बीजेपी के विधायक हैं, तो जमाई तो दूर की बात है, नींद आ रही थी साहब को। जबरदस्त तरीके से लोग सो रहे थे। ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमाशा करने में पीछे नहीं रहते, एक से एक नए स्टंट करते हैं। देखिए जरा। जीएसटी वो मुद्दा जिसके ऊपर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मोदी सरकार का दावा है कि जीएसटी टैक्सेशन की तस्वीर बदल देगा, लेकिन शायद ये अहमियत लखनऊ में बैठे उत्तर प्रदेश के इन विधायकों को समझ में नहीं आई। तभी तो जब लखनऊ में जीएसटी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई, तो उसमें कुछ विधायक झपकियां लेते तो कुछ गहरी नींद लेते नजर आए। तस्वीरें आपको हमारे विधायकों की संजीदगी से रूबरू करा देंगी। ये जनाब तो बीच मीटिंग में खराटे तक ले रहे थे। पता नहीं माइक से पढ़े जा रहे भाषण के बीच इन्हें इतनी गहरी नींद आ कैसे गई। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, प्रेजेंटेशन जारी थी और इन सब के बीच कुछ विधायक ले रहे थे नींद के मजे। क्या जनता ने इन्हें इसीलिए चुनकर भेजा है? मीटिंग के बीच एक महिला एमएलए की आंखें मूंदी हुई नजर आई। अब ये सो रही थी या किसी गंभीर मुद्दे के बारे में सोच रही थी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। हम क्या कहें। पॉलिटिकल सिस्टम की ऐसी हालत देखकर ही शायद कभी कभी जनता हताश हो जाती है, निराश हो जाती है और कह उठती है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो इसके जिम्मेदार इन विधायकों जैसे लोग ही होते हैं, जिनके लिए सिस्टम इतना संजीदा नहीं दिखाया जाता। दिन में लखनऊ विधानसभा में एक और तस्वीर सामने आई। झांसी से बीजेपी विधायक जय सिंह विधानसभा बैलगाड़ी में बैठकर पहुंचे। विधायक जी बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज मांग रहे थे और इसी के लिए विधायक जी ने बैलगाड़ी का रास्ता चुना। और अपन ने जो कि किसानों की आवाज जो पहले पहुंचाते रहे, ऐसे विधायक के रूप में चूंकि आए हैं आप, तो हम चाहते कि विधायक के रूप में भी किसानों की आवाज इस सरकार तक पहुंचती रहे। लेकिन शाम होते होते इन जनाब पर भी एक आरोप लग गया। विधायक जी को विधानसभा लाने वाले भैंसा गाड़ी वाले ने इल्जाम लगाया कि विधायक जी उसका किराया देकर ही नहीं गए। अब बताइए उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में अगर आकलन करें तो विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट कहीं ज्यादा लंबी है उनकी नाकामियों के मुकाबले। इसमें कोई शक नहीं है कि विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार काफी सक्रिय रही है, लेकिन कहते हैं निंदक नियरे राखिए। तो आज मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ वैसी कौन सी चीजें हैं जिस पर अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो हमारी विदेश नीति चाक चौबंद हो सकती है। आइए जरा नजर डालते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी जैसे मुद्दों के साथ ही साथ इन 3 सालों में चर्चाओं में रही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के साथ ही पीएम ने विदेश यात्राओं का आगाज किया और एक एक कर विदेश नीति के मोर्चे पर झंडे गाड़ते गए। इस दौर में पीएम मोदी ने सबसे अहम यात्रा की अमेरिका की, जहां न सिर्फ मोदी ने भारत और अमेरिका के नए संबंधों की इबारत लिखी, बल्कि अमेरिका में बसे भारतीयों का दिल भी जीता। भारत माता की। इस यात्रा के जरिए मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच भी एक दोस्ती जैसा रिश्ता कायम हुआ था। इन रिश्तों की एक झलक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान भी नजर आई थी। अमेरिका की ही तरफ फ्रांस और जर्मनी की यात्रा कर मोदी ने पश्चिमी यूरोप में भारत की मौजूदगी को मजबूती दी और इन यात्राओं का नतीजा तब निकला जब चीन समेत कई देशों के ऐतराज के बावजूद भारत को MTCR में जगह मिली और साथ ही NSG में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन भी मजबूत हुआ। दूसरी बात, उन्होंने विदेश नीति को काफी प्रोत्साहन दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। यूरोपीय देशों के साथ साथ अपने पड़ोस में भी मोदी सरकार ने धाक जमाई। नेपाल से लेकर भूटान और श्रीलंका तक जहां मोदी सरकार ने रिश्ते सुधारे, तो सार्क सैटेलाइट जैसे कदम इन रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करते नजर आए। मध्य पूर्व एशिया में ईरान और UAE के साथ काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई। लेकिन कुछ मोर्चे ऐसे हैं जहां मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बाकी हैं और ऐसा ही एक मोर्चा है चीन का।
चीन जहां एक तरफ पाकिस्तान को खुलेआम मदद दे रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भारत के दूसरे पड़ोसियों पर भी प्रभाव कायम करने की फिराक में है। मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि जापान जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और साउथ ईस्ट एशिया में हमारे रिश्तों में काफ़ी बढ़ावा आया है, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन वहाँ भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के कमिटमेंट्स होते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, उस पर ध्यान देना। हमारी कमज़ोरी हर बार इस चीज़ की होती है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम काफ़ी पूरा ध्यान नहीं देते हैं। अगर 3 साल का आकलन किया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार काफी आगे बढ़ी है, और अगर चीन जैसी कुछ चुनौतियों से ज्यादा कारगर ढंग से निपटा जाए तो मोदी सरकार विदेश नीति में अपना सिक्का मनवा देगी। टीम न्यूज़ नेशन।